नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमंत और आप देख रहे हैं 12 PM करंट अफेयर MCQs। हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर वो सवाल जो फ्रेम किए गए हैं द हिंदू से, PIB से और इंडियन एक्सप्रेस से। सभी लोग आ गए? पूनम, दीपक, भानु, दिव्यांशु, जैक स्पैरो, ज्योतिस्मिता, कृष्णा, साक्षी, आशीष, सुषमा, अमन, आकांक्षा, अमृत, पल्लवी। ठीक है, बहुत अच्छे। एक अनाउंसमेंट और करनी है मुझे। डाउट क्लियरिंग तो है ही क्लास के अंतिम में, एक अनाउंसमेंट और है जो आपकी इंडियन पॉलिटी है उससे संबंधित। सबसे पहली बात, इंडियन पॉलिटी हमें कवर करना है जितना जल्दी से जल्दी हो सके। तो करेंगे क्या, हमने कहा था उसको कि अगर स्पेशल क्लास पे ना हो पाया तो उसको मैं आ जाऊंगा लेकर के यूट्यूब पर, तो उसको हम यहाँ पर यूट्यूब पर तो करेंगे पॉलिटी वाला, और अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो उसको हम स्पेशल क्लास में भी करेंगे आगे। मगर चीज़ें पैरेलल चलेंगी। पैरेलल मतलब कि हमारा चैप्टर नंबर 10 तक हो गया था ना। जो आपका संविधान का अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट तक हो गया था। चैप्टर नंबर 11 हमको आगे कंटिन्यू करना था। चैप्टर नंबर 11 है बेसिक फीचर। क्या है ये? आपका बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ये मैं आपको आज पढ़ाऊंगा शाम को 6 बजे। जो आपका मेन चैनल है ना अकेडमी UPSC वाला, वहाँ पर 6 बजे वाला टाइमिंग मेरा है और यहाँ हिंदी वाले पर 12 बजे वाला टाइमिंग मेरा है। तो यहाँ पर तो आपका करंट अफेयर का MCQ हो ही जाएगा और 6 बजे आपको यहाँ पर जो पॉलिटी है वो मिलेगा और साइंस एंड टेक की जो क्लास होती है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। क्लियर है? और बाकी जो MCQs बच गए, आपके जो अलग अलग टॉपिक बच गए, जैसे कि संविधान एक बॉडी, यशस्वी बॉडी, जो लक्ष्मीकांत के अंतिम में है ना, उसको हम लोग कर लेंगे स्पेशल क्लास में या फिर MCQs वहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बढ़िया। चलो शुरू करते हैं। 7 सितंबर से हमारा जो नया वाला बैच है वो शुरू हो रहा है करंट अफेयर का। तो आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर लेंगे। जिन्होंने कभी सब्सक्राइब कर रखा है वो उस बैच को इनरोल कर लीजिएगा। क्लियर है? इस करंट अफेयर के बैच के साथ साथ हम लोग ला रहे हैं आज से 31 अगस्त से आपका 1 ईयर का हिंदी माध्यम का बैच GS का, और 2 साल का जो बैच है 2022 के एस्पिरेंट के लिए, वो आपका कल से शुरू हो रहा है 1 सितंबर से। तो किसी भी हालत में 1 सितंबर तक या 2 सितंबर तक अनअकैडमी ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका कोई क्लास नहीं छूटेगा वहाँ पर। जो 2022 की तैयारी कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं 2021 की, आपके लिए अंग्रेजी माध्यम का और हिंदी माध्यम का दोनों बैच है। वो बैच 31 अगस्त से मतलब आज से शुरू हो रहा है। अब 1-2 दिन तो लग ही जाता है इनॉग्रेशन में, मतलब इंट्रोडक्शन वगैरह में। तो आप अगर चाहें तो 1 या 2 सितंबर तक भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। गाइडेंस के लिए मैं हूं ही। SN लाइव रेफरल कोड है, कोई भी दिक्कत हो इस कोड को यूज़ कीजिए और मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सब पता ही होगा आपको पिछले वीडियोज़ में। और अगर कोई दिक्कत हो तो आप अनअकैडमी में जो ऐप में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कुछ और सवाल आपको पूछने हो मुझे तो। ठीक है, SN लाइव रेफरल कोड है। बैच कब से शुरू हो रहा है सब पता है। बस ज्वाइन करने में आप मुझे मैसेज कर देना सर ज्वाइन कर लिया है। आपको हमारा जो ग्रुप है गाइडेंस वाला उसमें ऐड कर देंगे। चलो, पहला सवाल हमारा है अर्बन फॉरेस्ट स्कीम के बारे में। क्या है? नगर वन ये स्थापित करने की बात करी जा रही है पूरे देश में अगले 5 सालों में। पहले हम आपको सवाल देंगे, उसके बाद बताएंगे कि ये जो नगर वन है इसकी ज़रूरत क्यों है और इसको क्यों स्थापित करना चाहिए। ये जो क्लास हमारी थोड़ी सी लंबी चलेगी, 1 घंटे से ज़्यादा, तो आप आराम से कॉपी किताब निकाल के बैठे रहिए। टॉपिक हम लोग कवर करेंगे ढेर सारा, पढ़ते रहिए बस। सवाल हमारा है, ये स्कीम का एम है 200 अर्बन फॉरेस्ट डेवलप करना अगले 5 साल में। क्या बात सही है? ये जंगल क्या प्राइमरली जो एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट लैंड हैं क्या उसी पर बनाए जाएंगे या दूसरे खाली जगह पर जिसको अर्बन लोकल बॉडी ऑफर करेंगे उस पर?
करना क्या, सवाल आपने पढ़ लिया, अब करें क्या, ये ध्यान से आप जो टॉपिक्स हैं उसे हम लोग पहले कवर कर लेते हैं। मुस्कान झा हेलो, गुरविंदर, योगेश, भारती बाबा ठाकुर कौन है जी? बाल भीम, ठीक है, बढ़िया। सर सब यूट्यूब बोलों को बोलो कि वो 5 दिन भी कोई भी क्लास ना ले और वो भारती के बारे में बोले। भारती कौन है सर? हमने अभी क्लास नोटिफिकेशन नहीं मिलती, तो टाइम तो पता है ना आकांक्षा, टाइम तो पता है आपको, ठीक है। हम आप क्लास के हाँ 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 मुझे नींद आती है तेज वाली, क्या करूं सर? क्लास के टाइम नींद आती है तो ये हमारी कमज़ोरी है कि हम अच्छे से पढ़ा नहीं पा रहे, मगर अगर आपको बिना क्लास के नींद आती है तो समस्या की बात है। मुंह धो के बैठा कीजिए, और कोई भी दिक्कत हो तो बीच में जोक वगैरह तो होता ही है, ठीक है। चलो करते क्या है, फटाक से हम लोग जो चीज़ें हैं वो कवर करते हैं। क्या कह रहा था? अर्बन फॉरेस्ट, अर्बन फॉरेस्ट लगाने की बात कही जा रही, ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन हमारे लिए हमेशा बहाना होता है, आपको पता है। मुझे इस एक क्वेश्चन के जरिए कई सारे टॉपिक टपकाना होता है। चलो पहला टॉपिक हमारा क्या है? अर्बन हीट आइलैंड। सर इसका तो कहीं जिक्र नहीं था, काहे पढ़ा रहे हैं? क्योंकि पूछता है और आगे भी पूछेगा, ठीक है। तो आपका अर्बन हीट आइलैंड हम लोग यहां पर पढ़ लेंगे, और आपका अर्बन फ्लडिंग, अर्बन फ्लडिंग ये भी पढ़ेंगे। क्यों सर? आपको पता है गुरुग्राम डूब गया था, जयपुर में बाढ़ आ गई थी, कई सारा, मुंबई, पांडे जी क्या हाल है? मुंबई से हैं आप। तो यहां पर जो मुंबई, कई सारे जो इलाके हमारे हैं वहां पर बाढ़ आ जाती है, अर्बन फ्लडिंग। तो हम इन सब टॉपिक को क्लियर करेंगे, कवर करेंगे। पहले पढ़ते हैं अर्बन हीट आइलैंड क्या होता है। देखो, आप हेलीकॉप्टर पर बैठ जाओ और आप इस एरिया को ऊपर से देखो, यहां पर मेन शहर है। क्या है? मेन शहर है। और शहर के आसपास पता है ना, छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ी होती है, स्लम होता है। ये हल्का सा ग्रामीण इलाका है। क्लियर है कि नहीं? गुड़गांव देखो, कोई बड़ा शहर देख लो, उसके आसपास ग्रामीण इलाका आपका होता है। बढ़िया, तो ध्यान से सुनिएगा। यहां पे अर्बन हीट आइलैंड में होता क्या है, जो ये पूरा इलाका है उसमें शहर का जो इलाका है यहां पर हमको टेम्परेचर ज्यादा मिलता है इसके आसपास के मुकाबले। मतलब कि यहां पर टेम्परेचर कम है। क्या है? तापमान जो है वो यहां पर कम है, मगर शहर वाले इलाके में तापमान काफी ज्यादा है। समझ गए बात? तो ये एक आइलैंड बन जाता है, द्वीप बन जाता है। किसका? हीट का। कारण क्या है सर? क्या क्या कारण है? सवाल आपसे पूछ देगा यूपीएससी प्रीलिम्स में, निम्नलिखित में से कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं अर्बन हीट आइलैंड के लिए? क्या पूछेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड अर्बन हीट आइलैंड। ये तो सवाल पूछ दे सर प्रीलिम्स में। मेंस में क्वेश्चन कैसे देगा? मेंस में क्वेश्चन ऐसे देगा कि आज के समय में जो अर्बन हीट आइलैंड है इसकी समस्या काफी विकराल रूप ले लिया है। इसके पीछे कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं, कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं, और इस समस्या से लड़ने के लिए क्या समाधान किए जाने चाहिए। समझ गए बात? क्या समाधान किए जाने चाहिए। तो पहले तो हम पढ़ लेते हैं क्या क्या कारक जिम्मेदार हैं। तो जैसे ही आपसे कारक पूछा जाए तो आप दो चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए। हमने किया, हमने नहीं किया। हमने किया मतलब क्या? एंथ्रोपोजेनिक।
इंसान की करतूतों के कारण क्या क्या कारक जिम्मेदार हैं। दूसरा हमने नहीं किया, नेचर ने किया। नेचुरल काउजेस, नेचुरल काउजेस, प्राकृतिक कारक और मानव निर्मित कारक। क्लियर है? चलो आगे आ जाओ। क्या पहले पढ़ना है? पहले पढ़ लेते हैं प्राकृतिक ही, पहले प्रकृति पर दोष दे देते हैं, फिर हम अपने पर आएंगे। सबसे पहला समस्या क्या है? क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है ना? क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। फिर क्या हो रहा है? क्लाइमेट चेंज के कारण कई सारे आपके जो प्राकृतिक इवेंट हैं वो इरेगुलर हो गए हैं। इरेगुलर नेचुरल फिनोमिना। समझ गए? क्लियर बात है ना? पृथ्वी राजपूत, आपके मेल को देखकर ही मैंने अभी डाउट की क्लास रखी है। तो आप जो भी मेल मुझे करते हैं मैं आपके सारे मेल पढ़ता हूं। अगर आपका समस्या स्पेसिफिक है तो आपको मेल में ही जवाब मिल जाता है। अगर आपका समस्या थोड़ा सा वृहद है, मतलब कॉमन प्रॉब्लम है आपका, तो उसको हम कॉमन ही डील करते हैं। समझ गए? ठीक है, हाँ, बढ़िया बात। तो यहां पर फिनोमिना आपका हो गया इरेगुलर। अब आ जाओ मानव निर्मित। क्या करना है? मानव निर्मित। थोड़ा सा इसको साइड कर देते हैं। चलो अब आ जाओ मैन मेड। मैन मेड काउजेज। दनादन बोलना शुरू करो जी। देखते हैं किसके दिमाग में कितने पॉइंट आते हैं, किसके दिमाग में कितने पॉइंट आते हैं, बोलना शुरू कीजिए। भारती सिंह जी कह रही हैं, कौन सी भारती? ठीक है, ठीक है। हिम्मत चौधरी, थैंक यू। चलो, पहला कारण क्या है सर? डिफॉरेस्टेशन। क्या है पहला कारक? डिफॉरेस्टेशन। आप जंगल काट के आप कंक्रीट की बिल्डिंग बनाते हैं। कंक्रीट जब गर्म होता है तो तपता है ना? कंक्रीटाइजेशन मतलब रोड्स बना दिया आपने, रोड्स मेड ऑफ कंक्रीट। डिफॉरेस्टेशन से क्या हुआ सर? रिड्यूस्ड ग्रीन कवर। अरे जहां हरियाली होती है वहीं पर बादल भी आते हैं, वहीं पर बारिश भी होती है, पता है कि नहीं? तो जब आपने वन काट दिए तो ग्रीन कवर कम हो गया, बादल वगैरह नहीं आएगा। जब बादल नहीं आएगा तो बारिश नहीं होगी, तापमान से हमको राहत नहीं मिलेगी। आपने किया क्या? कंक्रीट का निर्माण कर, जैसे कि आपके बिल्डिंग्स हैं, रोड हैं, सब कुछ आपने ढक दिया कंक्रीट से। वो गर्म होगा तो उसका तापमान आसपास के तापमान से तो ज्यादा ही होगा, है कि नहीं? आपने किया क्या? आपने वेटलैंड पर इंक्रोचमेंट कर लिया। एमसीक्यू पढ़ाते पढ़ाते कहां आ गए सर? इंक्रोचमेंट ऑफ वेटलैंड, आएंगे उस पर। क्योंकि आपको मैंने ये पढ़ा दिया ना, तो आपके कई सारे सवाल हो जाएंगे, कुछ अलग नहीं करना पड़ेगा। आपका एक एमसीक्यू से कई सारे एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है? समस्या क्या होती है? आपने जब वेटलैंड को इंक्रोच कर लिया तो वहां पर जो मॉडरेटिंग इफेक्ट आता था आसपास में, जैसे कि आता ना ब्रीज वगैरह, हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा आती है, जब वही नहीं आएगा तो गर्मी तो लगेगी ही, है कि नहीं?
हम लोग जब जाते हैं नदी किनारे तो हल्का सा मतलब ठंडा ठंडा हवा आता है नदी की तरफ से, है ना, या कोई तालाब होता है, पोखर होता है, वहाँ से भी आता है हवा। तो इसी कारण से वेटलैंड से भी आता था, मगर सब ने उस पर कब्जा कर लिया। ठीक है, हाँ, बढ़िया, ठीक है। तो ये बातें होंगी किसके बारे में? मैन मेड काउजेज के बारे में। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या? अर्बन हीट आइलैंड। देखता हूं इसका कोई बढ़िया सा इमेज मिल जाए तो मजा आ जाए। अर्बन हीट आइलैंड, इमेज देखो, ये बढ़िया है। देखिएगा होता क्या है, ध्यान से इसको देखना। आपका जो टॉपिक है ना, आपका टॉपिक ये GS1 में काम आएगा। देखो ये पूरा एरिया अर्बन है, ये पूरा एरिया सब अर्बन है, ये पूरा एरिया ग्रामीण है। यहां पर हीट आइलैंड ये वाले एरिया में बना हुआ है। क्लियर है? ठीक है ना। यहां पर कई सारे कारण हैं। इमिशन हाई हो रहा है, उसमें और पॉइंट लिखना। इमिशन बढ़ रहा है, विंड स्पीड घट रही है। अरे बिल्डिंग से टकरा के विंड स्पीड रिड्यूस्ड, विंड स्पीड रिड्यूस्ड। ठीक है, और क्या हो रहा है यहां पे? रिड्यूस्ड इवेपोरेशन, रिड्यूस्ड इवेपोरेशन। ये सारे आपके पॉइंट्स हैं कारक जिम्मेदार। ठीक है। इनहैंस्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, इनहैंस्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। जब आपका एनर्जी सोखेगा तो तापमान बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है ना। ठीक है, तो ये सारे आपके कारक जिम्मेदार हो गए। ज्योतिष्मिता बहुत, हाँ, मैनमेड तो है ही नेचर से ज्यादा। ठीक है। गाना गा के बारिश। चलिए ये बातें हो गई। अच्छा, समाधान क्या है इसका? समाधान क्या है? समाधान वही है, जो कारक जिम्मेदार हैं उसको उल्टा कर दो, उसको उल्टा कर दो, हवादार बना दो। शहर को ऐसे प्लान करो कि शहर से हो करके जो हवा है वो अच्छे से पास करे, इवेपोरेशन हो पाए, जो ग्रीन कवर है वो बढ़ा दो। ध्यान सुनिएगा, कारक को ठीक उल्टा कर देना आपका हो जाएगा समाधान। समझ के बाद जो समस्याएं थी, जैसे कि वेटलैंड का हो रहा है एनक्रोचमेंट, इसको उल्टा कर दो। वेटलैंड को निर्माण करो, कंजर्व करो, है कि नहीं। डिफोरेस्टेशन हो रहा है तो क्या होना चाहिए? उल्टा अफोरेस्टेशन। जो स्कीम है इसका इस्तेमाल कर लो। लिख दो कि सरकार ने जो यहाँ पर शहर वन कहा है ना, नगर वन, वो लगाइए। तो सरकार की स्कीमें ही यहाँ पर लिख दो कि मनरेगा के अंतर्गत काम कर सकते हैं हम लोग आसपास के इलाकों में। ठीक है ना। चलिए अब आप आ जाओ, ये टॉपिक कवर हो गया आपका। अगला आपका आ जाओ, क्या है? अर्बन फ्लडिंग। ये क्यों होता है अर्बन फ्लडिंग? ये होता क्या है पहले तो ये बताइए सर। अर्बन फ्लडिंग क्या होती है कि रेनफॉल जब हाई हो, इन लो ड्यूरेशन हो, तो होता क्या है
it exceeds the drainage capacity of the urban area। ठीक है, बाथरूम में नहा रहे होते हैं, बाथरूम में नहा रहे होते हैं, कभी कभी नहाने के अंतिम में बाल्टी लिया और पानी उझल लिया। ठीक है, तो एक ही बार में आपने पूरा पानी बहा दिया तो क्या हुआ, रेनफॉल हो गया काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी लो ड्यूरेशन में। तो होता क्या है, बाथरूम का जो नाली होता है वहाँ पर जाकर के पानी जम जाता है, मतलब धीरे धीरे पानी अंदर जाता है, क्योंकि आपने उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा पानी गिरा दिया है कि नहीं। तो बाथरूम में कुछ देर के लिए पानी जम जाता है, भर जाता है। तो यही सेम चीज़ यहाँ पर है अर्बन फ्लडिंग में। आपका जो ड्रेनेज का कैपेसिटी है वो एक्सीड कर गया है ना, और क्या आ गया आपका, अर्बन फ्लडिंग आ गई। ठीक है, इसमें भी सेम कारण, क्या क्या मैन मेड रीजन है, क्या क्या नेचुरल रीजन है, फटाफट लिखिए। ठीक है, मैन मेड रीजन कौन कौन से हैं जी, यहां पर लिख लो नेचुरल। नेचुरल में क्या लिखोगे, पहला हो गया ये वाला, अनसीजनल हाई रेनफॉल। अनसीजनल सर हम तैयार थे ही नहीं, पानी बरस गया, हम क्या करें, नाला साफ करने का तो समय ही नहीं दिया। दूसरा क्लाइमेट चेंज, कुछ भी हो क्लाइमेट चेंज ठीक है ना, क्लियर है, बढ़िया, क्लाइमेट चेंज। और क्या है, कई बार आपके कई सारे फिनोमेना जिम्मेदार होते हैं, जैसे कि आपका अल नीनो कभी कभी जिम्मेदार होता है, स्टॉर्म सर्ज। स्टॉर्म सर्ज मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास में, स्टॉर्म सर्ज मैंने पढ़ाया था आपको लास्ट क्लास में, उसको देख डालिएगा। जो क्लास मैंने शुक्रवार को ली थी, यहां मैंने बताया था आपको जीआईएफ दिखा करके। चलो अब आ जाओ मैन मेड रीजन पे। पहला समस्या क्या है, इनएडुक्वेट अर्बन प्लानिंग या लैक ऑफ अर्बन प्लानिंग। दूसरा कारण क्या है, चोक्ड ड्रेनेज, चोक्ड ड्रेनेज है ना। ठीक है, बढ़िया एग्जाम्पल ये बताओ, एग्जाम्पल वही वाला लो ना जो समझ में आए। जैसे कि नहाने वाला एग्जाम्पल है, सभी लोग नहाते हैं हम लोग, तो ये और ये समस्या सबके साथ होती है ना। ठीक है, बढ़िया, क्लियर। तो यहां पर चोक ड्रेनेज हो गया। तीसरा समस्या क्या है, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम खराब है। वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम खराब है। कैसे सर, प्लास्टिक बह करके नाली में जा रहा है, प्लास्टिक जा करके नाली का सब भर देगा, चोक कर देगा उसको, है ना। तो यहां पर ये सब समस्याएं हो जाती हैं। चौथा क्या है सर, वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, चोक ड्रेनेज हो गया, लैक ऑफ अर्बन प्लानिंग हो गई। चौथा क्या है मैन मेड रीजन में, जो स्टॉर्म सर्ज था वो क्यों आया, क्योंकि शहर के बाहर आपने ढंग से वॉल नहीं बनाए होंगे। लैक ऑफ बैरियर
टू प्रिवेंट स्टॉर्म सर्ज। आपके कौन कौन से पॉइंट हैं? बढ़िया, ठीक है, ठीक है, चलिए क्लियर हो गई बात। तो यहां पर फिर वही बात, अगर आपसे समाधान पूछे एकदम मैं अचूक बात बता रहा हूं, यहां पर एग्जाम हॉल में पॉइंट याद ना आए तो करना क्या है, इसी को उल्टा कर देना है। जैसे कह रहा है लैक ऑफ अर्बन प्लानिंग, तो क्या करेंगे समाधान में, बेटर अर्बन प्लानिंग, बस वी नीड बेटर अर्बन प्लानिंग। अच्छा हाँ, समाधान जब आप लिखो तो दो तरीके से लिखो, एक होता है शॉर्ट टर्म कि एकदम अभी तो पहले ये काम कर लो, बाकी टाइम मिले तो लॉन्ग टर्म प्लान, समझ गए। तो बेटर अर्बन प्लानिंग ये लॉन्ग टर्म वाले में आएगा। शॉर्ट टर्म वाले में क्या आएगा सर, क्लीनिंग ऑफ ड्रेनेज, क्लीनिंग ऑफ नाली साफ करो, वेस्ट मैनेजमेंट। अच्छा कौन सा वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। कैसा सर, प्रॉपर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए बढ़िया से, ठीक है ना। तो यहां पर सबको आप उल्टा करते चले जाएंगे, आपको आपका समाधान मिल जाएगा। और प्रेम से अगर आपको वे फॉरवर्ड लिखना है, मैं बता रहा हूं कैसे करना है, आपको अगर वे फॉरवर्ड लिखना है तो लिख देना कि गवर्नमेंट की ये स्कीम है, गवर्नमेंट की जो वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी है, वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी को अच्छे से इंप्लीमेंट करो, अच्छे से इंप्लीमेंट करो, है ना। आपका जो बायो वेस्ट वाला पॉलिसी है उसको ठीक करो, एफॉरेस्टेशन करो, जो वेटलैंड है इसको प्रिजर्व करो। कितने सारे पॉइंट आ रहे हैं दिमाग में, वेटलैंड को प्रिजर्व करो, है ना। ये आपका हो जाएगा वे फॉरवर्ड में। आप लोग ग्रुप में डालते हैं ना आंसर लिख करके, है कि नहीं, क्लियर है, ठीक है। सर प्लानिंग कैसे होगी ये भी लिखना होगा ना सर, नहीं, प्लानिंग कैसे होगी ये एक अलग क्वेश्चन ही हो गया। इतना नहीं लिखना है एग्जाम हॉल में कि प्लानिंग कैसे की जाएगी। मेन सवाल आपका किस पर है, अर्बन फ्लडिंग पर है ना, तो उस पर फोकस करेंगे ना। अब प्लानिंग कैसे करनी है वो तो अलग बात हो जाएगी, फिर उसको नहीं लिखना, ठीक है, बढ़िया। अब आ जाओ अपने अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। अच्छा इसका आंसर क्या था, इसका आंसर क्या था, देखो यहां पे सवाल था आपका, ये स्कीम का एम क्या है, डेवलप करना 200, क्या डेवलप करना 200 अर्बन फॉरेस्ट 5 साल में, बिल्कुल सही है पहला। दूसरा भी सही है क्योंकि जो एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट लैंड है यहां पर हम वन लगाएंगे और शहर के दूसरे जो इलाके हैं जो आपके म्युनिसिपैलिटी द्वारा दिए जाएंगे वहां पर भी हम वन लगाएंगे। सी बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। सर पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा, पैसा कंपा से आएगा, अनुकंपा नहीं कंपा। कंपा क्या होता है, कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड। चलो इसको पढ़ा देते हैं फट से, कंपा को हम पढ़ा ही देते हैं ताकि टेंशन ना करे, ये बाद में आपको सवाल पूछ देगा। कंपा डालो जी, टाइटल डालो कंपा। कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड डाल लिया, टाइटल कंपा टाइटल डाल लिया, ठीक है। बढ़िया, ठीक है। तो देखो करते क्या है, होता क्या है, मान लो कि कोई ऐसा शहर है
ये आपका शहर है। शहर में इस इलाके में जंगल है, ठीक है, जंगल है, बाकी सब पूरा घर बना हुआ है। मान लो कि रिलायंस आता है और कहता है कि हमको यहाँ पर अपना कोई इंडस्ट्री लगाना है। उसने किया क्या, जंगल में से इतना एरिया साफ करके अपना जो कारखाना है वो लगा दिया। क्या किया, जंगल साफ करके जो कारखाना है वो लगा दिया। अब समस्या क्या हुई, आपने जंगल काटा तो आप या तो मुआवजा दीजिए या तो आप उतना ही जंगल लगा दीजिए। अब रिलायंस वाले इंडस्ट्रियलिस्ट पर्यावरणविद तो है नहीं कि जंगल लगाते फिरें, वो कहते हैं कि तुमको पैसा दे देते हैं, तुम अपना जंगल लगा लेना। क्या करते हैं, तुमको पैसा दे देते हैं, तुम जाकर के अपना जंगल लगा लेना। तो कंपनसेट करने के लिए, एफॉरेस्टेशन करने के लिए फंड में यही पैसा हम जाकर के डाल देते हैं। क्या करते हैं, जितना जंगल इसने काटा है उतना ही जंगल या उससे ज़्यादा जंगल जाकर के हम कहीं और पर लगा देंगे इस पैसे के को इस्तेमाल करके। इसी को बोलते हैं कंपा, कंपा फंड। क्लियर है बात, ठीक है। बढ़िया, ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए आराम से अब आपका टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। अच्छा, कंपा फंड बनाया गया है कानून के अंतर्गत, उसका नाम है कंपा एक्ट, CAM, कंपा एक्ट 2016। क्या है, 2016। बढ़िया, हाँ। चलिए अगला सवाल आते हैं, कितने टॉपिक कवर कर लिए हमने। अगला सवाल है, इनमें से कौन कौन सी नदियां उड़ीसा से होकर के पास करती हैं। इनमें से कौन कौन सी नदियां पास करती हैं उड़ीसा से होकर के। सुवर्णरेखा, वंशाधरा, बैतरनी। एकदम आसान सवाल है, बताना जल्दी से। इनमें से कौन सी नदियां पास करती हैं उड़ीसा से होकर के। बॉडी नहीं है उजाला, फंड है, कह सकते हैं लीगल। हाँ, ठीक है। बढ़िया, 1 2 3। ज्योति सही है, सुषमा सही है, बढ़िया। PD सही है, अमन, जैक स्पैरो, राज, दिव्यांशु, अंशुल, भानु, बढ़िया, ठीक है। पवन, यहाँ पर तीनों की तीनों जो नदियां हैं ना वो बहती हैं हो करके उड़ीसा से। है क्या, वंशाधरा पर तो डिस्प्यूट चल रहा है उड़ीसा और आंध्रा के बीच में। उड़ीसा और आंध्रा के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है वाटर का। तो आपका तीनों की तीनों नदियां, सुवर्णरेखा, वंशाधरा और बैतरनी, तीनों की तीनों नदियां क्या हैं, पास करती हैं होकर के उड़ीसा से। ठीक है, थोड़ा सा लिख लो वंशाधरा के बारे में। कहां से निकलती हैं, उड़ीसा से निकलती है। ठीक है, और इसमें डिस्प्यूट है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में। क्लियर है, ठीक है। आपको हमने आज सवाल दिया है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट वाला जो बिल है उस पर, समझ गए। मैंने सवाल दिया है आज इंटर स्टेट का जो डिस्प्यूट है वाटर वाला, उस पर आपको उसमें लिखना था।
ठीक है ना। तो कई सारी जो बातें हैं उसमें लिख सकते थे आप पढ़ करके टॉपिक। चलो अगला सवाल है तेलंगाना के बारे में। सवाल अगला हमारा है तेलंगाना के बारे में, ध्यान से जवाब दीजिएगा। क्या ये घिरा हुआ है मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से उत्तर में? जो दोस्त नए जुड़े हैं बता दूं, आज शाम को 6 बजे आपकी क्लास है पॉलिटी की। आपकी क्लास पॉलिटी की आज शाम को 6 बजे से है लाइव। ये नहीं कि रिकॉर्डिंग डाल दिए सर, नहीं नहीं, लाइव क्लास है ना। हम लोग पॉलिटी जहां पर छोड़े थे वहां से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बढ़िया। क्या जो नदियां हैं गोदावरी और कृष्णा यहां से होकर गुजरती हैं? नहीं 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 नहीं, ये 6 बजे यूट्यूब पर है। ये 6 बजे क्लास यूट्यूब पर है। ठीक है। हुआ क्या था, जो आपका तेलंगाना है उसका जन्म हुआ था 2 जून को। लिखना, जरा नोट लिखना इसको। तेलंगाना के बारे में जो नोट है वो लिखना पहले। जन्म 2 जून 2014। और ध्यान से बात सुनिएगा, जो स्टेट हमारे यहाँ हैं वो डिस्ट्रक्टेबल हैं, और राज्य का निर्माण करने के लिए जो हम लोग अमेंडमेंट करते हैं वो अमेंडमेंट 368 के अधीन नहीं आता। क्लियर है? राज्य का निर्माण करने के लिए हम जो अमेंडमेंट करते हैं संविधान के शेड्यूल 1 में, वो अमेंडमेंट 368 नंबर आर्टिकल के अधीन नहीं आता। और इसी कारण से ये सिंपल मेजॉरिटी से ये पास होता है। क्लियर है बात? भारती सिंह जी, पॉलिटी की क्लास डेली होगी, मुझे कंप्लीट कराना है टाइम से पहले, इसी कारण से पॉलिटी वाली क्लास डेली होगी। सिंपल मेजॉरिटी क्लियर है? ठीक है। जो नदियां हैं वो ऑब्वियस गोदावरी उत्तर में होगी, गोदावरी नॉर्थ में होगी, और उसके नीचे आएगा कावेरी, कृष्णा साउथ में होगा, है कि नहीं? हाँ, कृष्णा साउथ में होगा। हम्म, 6 से 7, हाँ जी। यहां पर अगर आप पेरेनियल काट देंगे इट विल बी बेटर। कंफ्यूजन ना हो जाए इसीलिए, क्योंकि पेनिनसुला की जो नदियां हैं, जो पेनिनसुला की नदियां हैं वो ज़्यादातर रेन फेड हैं। क्या हैं? रेन फेड हैं, बरसाती नदियां हैं। जो हिमालय की नदियां हैं वो हैं सालों भर उसमें पानी रहता है। ठीक है? हाँ, तो यहां पर गोदावरी तो है ही, कृष्ण नदी तो है ही, इसके अलावा जो भीमा है, पेन गंगा है, भीमा नदी,
पेनगंगा नदी, पेन, देखो आप यहाँ पे ग्राफ में देखो, यहाँ पे देखो, ये आपका है तेलंगाना, इससे बॉर्डर करता है कौन कौन, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। क्लियर है? ये सारे जो आपके राज्य हैं वो बॉर्डर करते हैं तेलंगाना से। महाराष्ट्र करता है, छत्तीसगढ़ करता है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। बढ़िया। ये आपका तेलंगाना है, इसी के पास हैदराबाद है। हैदराबाद 10 साल के लिए कॉमन राजधानी बना रहेगा। गोदावरी, कृष्णा, भीमा, पेनगंगा, ये सब जो नदियां हैं वो इसी राज्य में होकर के गुजरती हैं। ठीक है। भीमा जो है वो कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है। बढ़िया, क्लियर है? ठीक है। कोई दिक्कत हो गई क्या? रुको रुको रुको, अटका पड़ा है। ठीक है, सॉरी। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे एक बार। ये तुम लोग लाइक नहीं करते क्या जी? बेइज्जती कराओगे? ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे एक बार बढ़िया से, और जहां तहां सब शेयर कराओ। चलिए, ये बातें हो गई, क्लियर है? तो ये तो छत्तीसगढ़ तो ऑब्वियस ही बात है नीचे होगा ना। छत्तीसगढ़ देखो, आप आंख मूंद लो, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ आपके नीचे होगा इस साइड, है ना? तो नॉर्थ में थोड़े है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ नॉर्थ में थोड़े है, मध्य प्रदेश हो सकता है। रुक जाओ, यहां पर छत्तीसगढ़ आपका है, यहां पर आपका एमपी है, एमपी से बॉर्डर करता नहीं, सॉरी, एमपी बॉर्डर नहीं करता, इसलिए यहां पर गलत होगा। ठीक है, एमपी बॉर्डर नहीं करता इसीलिए यहां पर गलत होगा। छत्तीसगढ़ सही है, और इसके नॉर्थ में एक और है महाराष्ट्र, लिख लीजिएगा इसको। देखो, नॉर्थ में छत्तीसगढ़ है और महाराष्ट्र है, साउथ में इसके आंध्र प्रदेश और कर्नाटका है। ठीक है, बढ़िया। साउथ में इसके पहला आप गलत हो गया, क्योंकि एमपी डज नॉट बॉर्डर। दूसरा सही है, आपका आंसर है बी, टू ओनली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आंख मुझे, हाँ, एमपी बॉर्डर नहीं करता। आते आते रास्ते में लाइक का बटन मिला था, लाइक कर दिया और आगे आया। ठीक है, आगे आइए। बढ़िया। कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स कौन रिलीज करता है? एकदम आसान सवाल है। कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स कौन रिलीज करता है? नीति आयोग, सेंट्रल वाटर कमीशन, जल शक्ति मिनिस्ट्री, या फिर नीति और जल शक्ति दोनों? कौन कौन करता है रिलीज कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। क्यों सर? क्योंकि इसके जो रिविलेशंस हैं, इसके जो फाइंडिंग्स हैं, दिल दहला देने वाली हैं। कैसे सर? ऐसे सर, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स के बारे में। पहली बात, कौन निकालता है? नीति आयोग निकालता है।
नीति आयोग इसको निकालता है। ठीक है, ये कहता है कि 2020 में भारत के 21 शहरों में जो ग्राउंड वाटर हैं, भूजल खत्म हो जाएगा। ठीक है, शहरों में भूजल खत्म हो जाएगा। कहां कहां सर? दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, इन सब में। दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, इन सब शहरों में भूजल खत्म हो जाएगा, मतलब इसी साल। ठीक है, जितना पानी हम लोग बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, 70% हमारा जो वाटर रिसोर्स है वो दूषित है। 70% ऑफ आवर वाटर रिसोर्सेज क्या हैं? कॉन्टैमिनेटेड, दूषित हैं। क्या हैं? दूषित हैं। बढ़िया, 1 2 3 तीनों पॉइंट आप नोट कर लेंगे। इसको कहाँ इस ज्ञान का इस्तेमाल करेंगे सर? वाटर से जुड़ा हुआ जो भी सवाल आपका आएगा वहां पर इस्तेमाल करेंगे। प्रीलिम्स में तो आएगा ही आएगा ऐसा सवाल कि कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स के अनुसार कौन कौन सी बातें सही हैं। 1 2 3 का दे देगा आपको, आपसे पूछ देगा ऑप्शन में 1 2 मतलब क्या क्या सही है ABCD में। ठीक है, ब्लंडर हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया। तो करना क्या है? पानी पहले तो बचा। हमारी समस्या क्या है ना, जब तक हमारे माथे पे नहीं पड़ता तब तक हम सुधरते नहीं हैं। ठीक है ना, जब तक कोरोना वायरस मोहल्ले में ना आ जाए तब तक हम लोग बाहर घूमते ही रहते हैं। आदत हमारी बहुत ख़राब है। वैसे ही जब तक पानी सही में नहीं ख़त्म हो जाएगा तब तक कोई नहीं सुधरने वाला। ठीक है, तो क्या आंसर है इसका? इसको रिलीज करता है नीति आयोग। ए इज द करेक्ट आंसर। कौन करता है रिलीज? नीति आयोग जो है वो रिलीज करता है। ठीक है, चलो अगला सवाल करते हैं हम लोग। नेशनल टेस्ट अभ्यास एप्लीकेशन, नेशनल टेस्ट अभ्यास एप्लीकेशन के बारे में सवाल है। ध्यान से बताइए कौन सी बातें यहाँ पर सही हैं। क्या इसको डेवलप किया गया है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा? क्या इसको डेवलप किया गया है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा? दूसरा, इट विल बी यूज्ड फॉर कंडक्टिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑफ गेट 2020। पता है गेट क्यों होता है? जो लोग इंजीनियरिंग कर चुके होते हैं, बीटेक कर चुके होते हैं, तो वो लोग इस गेट एग्ज़ाम को देख करके PSU वगैरह में जॉब लेते हैं, या फिर आप एमटेक के लिए आप IITs वगैरह में जाते हैं। तो सवाल आपका है नेशनल टेस्ट अभ्यास एप्लीकेशन के बारे में ध्यान से। ठीक है, कौन है दिल्ली वाला? देख लियो भाई आप लोग। ठीक है, हाँ, उपेंद्र राय पूछ रहे हैं प्लीज सजेस्ट अस फॉर लिमिटेड सोर्स ऑफ प्रीलिम्स 2020 ऑन एवरी सब्जेक्ट। उपेंद्र राय, आपने मुझे टेलीग्राम पर मैसेज भी किया था। ठीक है, बताते हैं। ठीक है, तो ध्यान से यहां पर समझिएगा। पहल गेट नहीं करता ये। ठीक है,
इसको डेवलप किया है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने। पहला तो सही है, इसको डेवलप किया है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने तो सही है, मगर गेट एग्जाम कराता है आईआईटी मिलके और आईआईएससी। ये नहीं कराएगा तो आपका दूसरा गलत हो गया, ए आपका सही है। वन ओनली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए तो सवाल क्या था आपका? उपेंद्र ने सवाल पूछा है लिमिटेड सोर्स ऑफ प्रीलिम्स 2020। सोर्स प्रीलिम्स 2020। सबसे पहले बात हम लोग एकदम लिमिटेड मिनिमम की बात करते हैं कि अगले 30 दिन में आपको यही पढ़ के यही रिवाइज करना है। अमन राज, जी हाँ, हम लोग 21 वालों के लिए शुरू करेंगे टारगेट वीडियो। ठीक है, पहली बात पॉलिटी। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, वन एंड ओनली किताब, कुछ नहीं करना है। दूसरा, ये प्रायोरिटी वाइज बता रहा हूं मैं, मतलब कि आपको इसी प्रायोरिटी में पढ़ना है। मॉडर्न इंडिया, स्पेक्ट्रम, ठीक है। तीसरा, इन्वायरमेंट के लिए शंकर हो जाएगा। चौथा, ज्योग्राफी के लिए आप 11th एंड 12th की एनसीईआरटी कर लीजिए। वैसे हमने आपको टारगेट में क्लास 6 से 12 तक का एनसीईआरटी करा दिया है, तो जिन लोगों ने कर रखा उसको तो कोई दिक्कत है नहीं, मगर आप यहाँ पर मैं मिनिमम कह रहा हूँ और केवल 1 महीना ही समय है, तो आपको ज़्यादा नहीं, आपको 11th 12th का ही बस करना है, 4 किताबें बस। ठीक है, पांचवा क्या हो गया? साइंस एंड टेक और करंट, ये आपको कर लेना है। जो आपका 365 है उससे, और आपको जो मैंने मंथली करा रखा है, मंथली वाला जो मैंने करा रखा है उससे, ये तो आप कर ही रहे हैं, आप इसको बस रिवाइज कर लीजिएगा बस। ठीक है, बच गया आपको एंशिएंट, एंशिएंट और आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट और आर्ट एंड कल्चर। तो एंशिएंट के लिए हो जाएगा ओल्ड एनसीईआरटी, उम्मीद कर रहा हूं कि आपने इसको पढ़ लिया होगा। और फाइन आर्ट्स की किताब, ये बहुत ही पतली किताब है, इसको पढ़ लेंगे। ध्यान सुनिएगा, ओल्ड एनसीईआरटी, एंशिएंट इंडिया, यहाँ पर भी आपका आर्ट एंड कल्चर हो जाएगा, जो बचेगा आपका फाइन आर्ट्स करवा देगा। फॉर एग्जाम्पल, गुप्ता पीरियड के जो भी आपके कल्चर हैं, मौर्य वाला, फिर आपका इधर का हड़प्पा वगैरह, सब आपका एंशिएंट में कवर हो जाएगा। एंशिएंट है क्या यहाँ पे? एंशिएंट देखो, ये आपकी किताब है एंशिएंट इंडिया की। ऐसे किताब मिलती नहीं है, बस फोटोकॉपी ही मिलती है। तो यहाँ पर किताब लिखी गई है रामशरण शर्मा जी के द्वारा। तो यहाँ पर आपको जो चैल्कोलिथिक पीरियड है, मेसोलिथिक है, पैलियोलिथिक है, सब आप कर लेंगे। फिर इसके बाद आपका जो यहाँ पर जैसे कि हड़प्पा के बाद आपका आर्यन चला आएगा, वैदिक पीरियड, लेतर वैदिक पीरियड, जैनिज्म, बुद्धिज्म, इस पर एक सेपरेट चैप्टर दिया गया है, ध्यान से पढ़िएगा इसको। जैनिज्म बुद्धिज्म पर हर साल सवाल आता है 2-3, तो ध्यान से इसको। फिर आपका आ जाएगा मगध का एम्पायर, फिर आपका आ जाएगा मौर्य, ठीक है ना, सेंट्रल एशियन, सातवाहन, फिर यहाँ पर गुप्ता काल आ जाएगा, हर्ष, और अंतिम में एक चैप्टर है 25। यहाँ पर पढ़ना है आपको जो फिलॉसफी है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिका, मीमांसा, वेदांता, इन सब के बारे में पढ़ना है आपको। ठीक है, तो इसका मैंने नोट्स वैसे टेलीग्राम पर डाल दिया है, बाकी चीज़ आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आपका इस एक किताब से आर्ट एंड कल्चर हो जाएगा, और फाइन आर्ट्स तो हैं ही। ठीक है, और बताइए, कोई बात नहीं, जो नहीं पढ़ पाते हैं तो हिंदी माध्यम के लिए दृष्टि है ही, ठीक है,
उसका किताब। हाँ, और क्या है जी, और क्या पूछना है इसमें? हाँ, साइंस एंड टेक के लिए केवल करंट अफेयर, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। साइंस एंड टेक के लिए केवल करंट, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना है। पॉलिटी, मॉडर्न, हाँ मिडिएवल कैसे करना है सर? मिडिएवल नहीं पढ़ना है आपको, मिडिएवल मत पढ़ना। एक आध सवाल आएगा, वो भी नहीं होगा, पढ़ लेने के बाद भी तो फायदा क्या है पढ़ लेने का, जाने दो उसको। बाकी टॉपिक इतना कर लो अच्छे से ताकि कोई भी सवाल यहां से ना छूटे। क्लियर है बात? सर मुझे 2022 में एग्जाम देना है तो क्या अभी से स्टडी बेटर रहेगा? हाँ जी सचिदानंद पांडे, क्योंकि 22 आने में समय नहीं है। 21 वालों को केवल 8 महीने बचे हुए हैं, अभी ज़्यादा टाइम उनके पास भी नहीं है, इसीलिए ध्यान से। सर तमिलनाडु की बुक हिस्ट्री अच्छी है क्या? हाँ वो अच्छी है, मगर अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो वही पढ़िए। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो वही पढ़िए, बाकी पर ध्यान मत दीजिए। अगर आपने पहले तमिलनाडु पढ़ लिया है तो उसको आप रिवाइज कीजिए। अगर कोई नहीं पढ़ा है तो एनसीईआरटी पढ़िए, अगर पढ़ लिया है तो जो पढ़ा हुआ है वही रिवाइज कीजिए, ठीक है? और कोई भी सवाल पूछिएगा, कोई भी क्वेश्चन मन में आए एकदम बेधड़क पूछिए। हाँ हम सवाल करेंगे अभी और आगे, एमसीक्यूज अभी और आगे आएंगे, थोड़ा सा फ्रेश हो लेते हैं जल्दी से। हाँ मॉक टेस्ट बिल्कुल आपको 2020 वाले जो प्रीलिम्स दे रहे हैं डेली मॉक टेस्ट करना है। वैसे आपको रोज 50 क्वेश्चन तो करा ही रहे हैं टारगेट में, तो आपको अच्छा खासा रिवाइज हो ही गया होगा, आपने 29 टेस्ट कर ही लिया होगा सारा, ठीक है? सर स्कीम में मई 2019 से, हाँ जो करंट होगा वो मई 2019 से लेकर के आपका 15 सितंबर 2020 तक का करना होगा। इस साल के प्रीलिम्स के लिए पिछले प्रीलिम्स से लेकर के 15 दिन पहले तक का करंट अफेयर करना होता है। ध्यान दीजिएगा, जो आपका करंट अफेयर मार्च के बाद का होगा वो कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। आप पहले मई, जून, जुलाई, अगस्त कर लेना करंट अफेयर अच्छे से, उसके बाद आप मार्च का और अप्रैल करना, फिर उसके बाद आप पीछे जाना। सीक्वेंस समझ गए? पहले आपको ये 4 महीने कर लेने हैं, पहले आपको ये 4 महीने तैयार कर लेने हैं, पहले ये कर लेना है, उसके बाद ये दोनों महीना करना है, फिर उसके बाद जो बच गया जनवरी से मार्च तक का, जनवरी फरवरी का, फिर करना है इसको। पहले ये, फिर ये, फिर ये। समझ गए? सर पेपर 2 कैसे करें वो भी बता दीजिए। देखो पेपर 2 का मैंने आपको पहले बताया हुआ है, सीसैट में आपको मैंने बताया हुआ है कैसे काम करना है। रुको, अब आती है बात सीसैट की, मतलब कि यूपीएससी प्रीलिम्स का जो पेपर 2 है उसकी। ये पहली बात केवल क्वालिफाइंग है, केवल क्वालिफाइंग है, तो आपको बस पास करना है इसमें केवल पास करना है। तो करेंगे क्या, आप पहले 2019 का जो पेपर है यूपीएससी सीसैट का, इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करेंगे आप, मार्क्स काउंट कीजिए। अगर 90 प्लस है तो चिंता की बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है, मगर 60,
50, 70, 75 तक है तो समस्या की बात है, आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अच्छा, सॉल्व करने से आपको एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपको आपके वीक एरियाज पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? आपके जो वीक एरियाज है ना, ये आपको पता चल जाएगा कि मेरा पैराग्राफ गलत होता है, कि मेरा मैथ गलत होता है, रीजनिंग गलत होता है, क्या गलत होता है। पैराग्राफ में मैंने पहले बताया है आपको, आप जब पैराग्राफ करने जाएंगे तो आप कोई भी चीज एज्यूम नहीं करेंगे। पैराग्राफ सॉल्व करते टाइम नो एजम्पशन, ठीक है। आपको अगर पैराग्राफ में भैंस के बारे में बताया गया है तो भैंस काली ही होगी, ये भी एज्यूम नहीं करना है। एकदम स्ट्रिक्टली नो एजम्पशन की पॉलिसी अपनाना, तुम्हारा पैराग्राफ गलत होगा ही नहीं। ध्यान रखिएगा बात ये, प्रैक्टिस करना पड़ेगा और कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा आप स्लो पढ़ेंगे मगर सवाल आपका पैराग्राफ में सही होगा, ठीक है। मैं कैसे करता था? मैं पहले मैथ सॉल्व करता था। जितना भी मैथ है वो पहले मैंने सॉल्व, चूँकि मेरा मैथ बढ़िया है तो मैंने मैथ सॉल्व किया। मुझे दिख गया कि अच्छे खासे क्वेश्चन, मतलब सारे मैथ सॉल्व कर लिए, ठीक है ना। पता चल गया कि मेरा कट ऑफ नज़दीक है, हो गया। पैराग्राफ में कुछ क्वेश्चन कर लिया, रीजनिंग कुछ क्वेश्चन कर लिया, कट ऑफ पार कर दिया। मैंने देख लिया कि मेरे आराम से 70-80 नंबर आ जाएंगे। उसके बाद आराम से धीरे धीरे सॉल्व करो बैठ करके। क्वालिफाइंग है, कोई काउंट तो मतलब जैसे कि इसमें कोई टॉप तो करना नहीं है ना, ठीक है। चलिए ये बढ़िया हो गया। सर मेरी मैथ स्ट्रांग है, पैराग्राफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 21 के लिए कहाँ से करंट अफेयर पढ़ें? टाइम कम है प्लीज़ सर। और हिंदी मीडियम के लिए इन्वायरमेंट कौन सी? मोहम्मद हमज़ा, आपने शायद मुझे मैसेज भी किया था ऐप पर, अनअकैडमी ऐप पर, ठीक है। तो करंट के लिए वही मंथली मैगजीन आपको जो हम कराते हैं टारगेट में, वही वाला है। और क्या है, टारगेट आप खाली पूरा करते जाइए। 2021 वाले, 2022 वाले, आपका कुछ नहीं छूटेगा। आपका समय से पहले 2 बार 3 बार रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है। मोनी कश्यप, सीसैट में नेगेटिव मार्किंग होती है क्या? हाँ जी, सीसैट में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप मैथ में क्या गलती होगा? मैथ में जो आया वही ना मारोगे टिक, ठीक है, बढ़िया। ठीक है। कितना क्वेश्चन सही करना रहता है इसमें सर? जितने हो पाए आपसे करते रहिए, आलस नहीं करना है पेपर में बैठ करके। ये नहीं कि हो गया सर तो वहाँ बैठ गए, नहीं, हमने गलती करी थी ये वाली, ठीक है। हाँ, फेल तो नहीं हुए थे, फेल थोड़े हो जाएंगे सी साइड में, ठीक है। करंट अफेयर विल हेल्प मी इफ आई स्टडी फॉर नाउ। बिल्कुल, एकदम करंट अफेयर हेल्प करेगा। तुम टॉपिक वाइज तैयार करो, डेली करंट अफेयर नहीं पढ़ना है तुमको दिव्यांशु जोशी, तुमको टॉपिक वाइज तैयार करना है। इश्यूज जो आते हैं ना उसको तैयार करना है, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे पढ़ें क्या पीटी 365 के अलावा? इकोनॉमिक सर्वे का जो यहाँ पर समरी है वो पढ़ लेना बस। अब समय नहीं है सर्वे पढ़ने का, पहले ही पढ़ना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है। अमन राज, केवल सर्वे की समरी पढ़ लीजिए, आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें। सर 2022 में पेपर देना है बट आंसर नहीं लिख पा रहा हूँ, एमसीक्यू तो हो जाता है। दीपक सिंह पूछ रहे हैं, तो एमसीक्यू हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, सवाल के लिए प्रैक्टिस करते रहो। डेली क्वेश्चन देते हैं ना हम एक, ठीक है। बढ़िया। इकोनॉमी के लिए आपका जो वही 365 है, मोनी कश्यप 365 से हो जाएगा।
और बाकी आपका जो ये रमेश सिंह पढ़ लो, चाहे श्री राम की प्रिंटेड पढ़ लो। रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आते हैं प्रेमलता गौंड? ये डिपेंड करता है यूपीएससी पर कि कितना क्वेश्चन पूछता है, और कोई नहीं जानता। जी भारती सिंह, ठीक है सर, याद नहीं रहता, ये रिवीजन करने में कमी है इसीलिए याद नहीं रहता, बाकी सब ठीक है। रिवीजन करेंगे सब याद रहेगा। जितना भी कमज़ोर दिमाग हो फर्क नहीं पड़ता, रिवीजन करने से याद रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो हमने देखा नेशनल टेस्टिंग अभ्यास वाला, ये किस लिए किया गया है? ये जो बच्चे जेई का मेन देंगे, नीट का एग्जाम देंगे, उनको मॉक टेस्ट करने के लिए एनटीए ने ये ऐप डेवलप किया है। पहला सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि गेट का एग्जाम आईआईटी कंडक्ट कराते हैं और आगे आपके जो ये आईएससी है वो कंडक्ट कराते हैं। अगला सवाल है लीसा के बारे में, लूनर इवैक्यूएशन सिस्टम असेंबली, लीसा के बारे में सवाल है। ये है क्या, ये संबंधित किससे है? कॉमर्शियल लूनर लैंडर ऑफ नासा, रेस्क्यू एन इंजर्ड एस्ट्रोनॉट ऑन द लूनर सरफेस, अगर चांद की सतह पर कोई एस्ट्रोनॉट घायल हो गया, पोलर रोवर टू अ स्काउट फॉर वाटर, चंद्रयान 2 का सक्सेसर है। क्या आंसर है इसका, बताना जल्दी से जरा। ठीक है, ध्यान से। जो लीजा है वो किस लिए है? ना 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 क्या, अरे चलो लिखना जरा, नोट जरा बनाना इसको। लूनर इवैक्यूएशन सिस्टम असेंबली, सिस्टम असेंबली, लीसा के बारे में सवाल है। पहला क्या, इसको डेवलप किया है ईएसए ने, नॉट नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इसको क्या किया है, डेवलप किया है। बढ़िया, पिरामिड के जैसा दिखता है, पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर। तीसरा, यहां पर अगर कोई एस्ट्रोनॉट घायल हो जाता है चांद की सतह पर, उसके लिए, उनको बचाने के लिए ये प्रोग्राम लीसा बनाया गया है, ठीक है। टू रेस्क्यू एन एस्ट्रोनॉट, टू रेस्क्यू एन एस्ट्रोनॉट, अगर वो घायल हो जाए, इंजर्ड ऑन लूनर, चांद की सरफेस, ठीक है। क्लियर है बात? ठीक है, क्लियर है। चलो आ जाओ यहां पर, क्या आंसर है इसका? बी, रेस्क्यू एंड इंजर्ड, यही है ना।
ठीक है, तो बी आपका यहाँ पर सही जवाब है, रेस्क्यू एन इंजर्ड एस्ट्रोनॉट ऑन द लूनर सरफेस। अगला सवाल है इरिथ्रोपोइटीन के, एक काम करना, इसको हम पढ़ाऊंगा अगली क्लास में क्योंकि इसको टाइम लगेगा, इससे अच्छा हम अगला सवाल कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पूरा जो हार्मोन है ना वो बताना पड़ेगा मुझे इसमें, इरिथ्रोपोइटीन वाले में। एक आसान सवाल कर लेते हैं अभी। सवाल आपका है ग्लोबल लैंडस्केप ऑन क्लाइमेट फाइनेंस 2019 रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है? ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस 2019 रिपोर्ट। गाइस, वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन प्रीलिम्स में नहीं आता क्या? पूछ लेते हैं कभी कभी। जैसा कि आपका जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल है ना, ट्रीटी ऑफ वर्साइल है, उसका 75 साल 75 ना हुआ जी, 55 वहाँ पे हो गया और 20 यहाँ पे हो गया। हाँ, 75 साल होगा तो यहाँ पर ट्रीटी ऑफ वर्साइल पर आ जाएगा सवाल। ध्यान से, ट्रीटी ऑफ वर्साइल से क्या हुआ था? 75 साल हुआ क्या? 75 साल हुआ क्या ना? 19 ना 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 ना, ना 19, तो ये हो गया 81, इधर हो गया आपका 19, 100 होगा ना जी, 100 हुआ ना इसमें तो, है ना? ना ना, ट्रीटी ऑफ वर्साइल, ठीक है। ट्रीटी ऑफ वर्साइल से कौन सा खत्म हुआ था वर्ल्ड वॉर? वर्ल्ड वॉर 1 के वर्ल्ड वॉर 2? ट्रीटी ऑफ वर्साइल ने ही वर्ल्ड वॉर 2 का बीज बोया था ना, याद है? ठीक है, देखो कंफ्यूजन दूर करना बहुत जरूरी है यहाँ पे। ट्रीटी ऑफ वर्साइल, देखो ये साइन हुआ था 28 जून 1919 में वर्ल्ड वॉर 1 को एंड करने के लिए, और यहां पर जो एलाइड पावर थे, जर्मनी था, उनके बीच में ये साइन हुआ था। क्लियर है? जो आर्क ड्यूक फर्डिनांड की हत्या हुई थी उसके बाद ही आपका वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ था, वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ था। तो इस हत्याकांड के ठीक 5 साल के बाद, मतलब वर्ल्ड वॉर 1 पूरा हो गया तो इसके बाद इसको साइन किया गया था। ध्यान सुनिएगा, इसके 2 साल पहले रूस का क्रांति हुआ था, रशियन रेवोल्यूशन, तो उसको साइड रखा गया। जर्मनी पर यह ट्रीटी लादी गई थी, पूछा उछा नहीं गया था, ठीक है? ये ट्रीटी लादी गई थी। हाँ, तो आपका यहां पर 100 साल ना होगा, 2019 में 100 साल ना होगा जी। 1919 में साइन हुआ, 2019 में 100 साल हुआ इस ट्रीटी का। समझ गए? क्या आंसर है इसका? ये जो आपका ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस है, इसको पब्लिश करता है क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव। ए इज द करेक्ट आंसर। कौन करता है पब्लिश को? क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव इसको पब्लिश करता है। बढ़िया, लिख लिया इसको। मोनी कश्यप, जर्मनी के साथ गलत बिहेवियर किया था यूएसए ने, इसलिए वर्ल्ड वॉर 2। केवल यूएसए थोड़े था, जो आपके एलाइड पावर थे उनका मानना ये था कि जर्मनी को इतना कमज़ोर कर दिया जाए, मतलब सांप का जो फन है एकदम कुचल दो ताकि वो उठ खड़ा ना हो। तो फ्रांस के कहने पर यूके, फ्रांस, यूके, इन सब ने मिल करके जर्मनी पर वर्ल्ड वॉर कराने का जो जिम्मा है वो लादा। मतलब कि जो गिल्ट है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जर्मनी पर लाद गई कि तुमने ही कराया है वर्ल्ड वॉर, हमने नहीं कराया। तो पहला
जो जर्मनी के लोग हैं उनको बेइज्जती महसूस हुई कि हम अकेले तो थे नहीं, तुम ही लोग थे जो मतलब इस वर्ल्ड वार में शामिल हुए। दूसरा, जर्मनी से सारा पैसा वसूला गया जितना भी हानि हुआ था एलाइड पावर को युद्ध के कारण। अच्छा, अमेरिका क्यों इतना मतलब विकसित रहा? अमेरिका दो कारण से फायदे में रहा। क्या हुआ? अमेरिका दो कारण से फायदे में रहा। पहला फायदा ये है कि वॉर वॉज नॉट फाउट ऑन इट्स लैंड। जिसकी जमीन पर लड़ाई होती है उस कंट्री को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। तो ये जो युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था? यूरोप में हुआ था। तो जो यूरोपियन कंट्री हैं उन्हीं के इंफ्रा नष्ट होंगे, उन्हीं के लोग मरेंगे, तो इनका जो ज़मीन है वो तो सुरक्षित रहा। यूएसए, कनाडा क्यों डेवलप हैं? क्योंकि ये इनका अपना अलग कॉन्टिनेंट ही है, ये चिल है अपने जगह पे। ठीक है, क्लियर है? अगला क्या हुआ? यूएसए ने खूब बेच करके पैसा कमाया, ट्रेड से खूब पैसा कमाया इसने। ये सबको माल सप्लाई करता था। जर्मनी को चाहिए तो जर्मनी को देंगे, यूके से तो यूके को देंगे, सबको हथियार बेच करके, राशन बेच करके, सब कुछ बिजनेस के जरिए इतना पैसा कमाया यूएसए ने, पैसा रखने की जगह नहीं बची। ठीक है, तो यूएसए की प्रोस्पेरिटी के पीछे ये भी एक बहुत ही बड़ा कारक जिम्मेदार है। सेम कारक था वर्ल्ड वार 2 में भी। यूएसए विश्व युद्ध 2 में भी खूब ट्रेड करता था, यूके को सामान सप्लाई करता था, राशन का, हथियार का। जर्मनी ने यूएसए को बोला, वार्निंग दे रहे हैं, मत दो उसको सामान, नहीं तो नौका डुबा देंगे। जर्मनी ने अपनी यू बोट की सहायता से, जब पढ़ाएंगे ना इसको वर्ल्ड वार को प्रीलिम्स के बाद, अगर कभी कोर्स लॉन्च करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री का, बहुत मजा आएगा आपको, पूरा विस्तार से पढ़ाएंगे वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, कोलोनियलिज्म पढ़ाना है, वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, आराम से एकदम पूरा कहानी की तरह कैसे कैसे, और एग्जाम पर्सपेक्टिव से मेनली। अधिकांश लोग कहानी की तरह पढ़ाते पढ़ाते पूरा कहानी ही बना देते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री को, तो ये नहीं करना है। कहानी थोड़ा पूछेगा, कारक जिम्मेदार पूछेगा ना, क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे, सब सवाल पूछेगा। ठीक है, तो पूरा एग्जाम पर्सपेक्टिव से वर्ल्ड वार, आइए आपका वर्ल्ड हिस्ट्री कभी देखेंगे अगर समय मिला तो, करंट अफेयर से, दूसरी चीज़ों से, पॉलिटी वगैरह ज्योग्राफी खत्म करने के बाद पढ़ा देंगे आपको। ठीक है, तो मेन फायदा होगा 21 वालों को, 22 वालों को, 20 का तो खैर हो गया इनका। तो क्या आंसर है इसका? क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़िया, चलो ये हो गया बात। अगला सवाल आपका है, ऊर्जा दक्ष सूचना उपकरण उदित और बी, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, इनके द्वारा किस संगठन के सहयोग से ऊर्जा दक्षता पर डाटाबेस के लिए पहली बार पहल की गई है? बताना जरा। जो ऊर्जा दक्षता इंफॉर्मेशन टूल जो है वो एक इनिशिएटिव लिया गया है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा, ताकि एक डाटाबेस बनाया जाए। तो यहाँ पर बीईई के साथ और कौन होगा जो इस टूल को बनाएगा? बोलना जरा। ठीक है, अभी भी यही कर रहा है यूएसए चालू। बहुत एकदम आदत कैसे सुधरेगा? आदत नहीं ना सुधरेगा। हमेशा आपने कहानी सुनी होगी दो बिल्ली के बीच में बंदर आकर के चालाकी करता है ना? ठीक है,
वहाँ पर आपका जो WRI है, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, ये इसको डेवलप करेगा BEE के साथ मिल करके। BEE के साथ मिल करके आपका जो वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट है वो इसको डेवलप करेगा। बी आपका सही जवाब है। कल क्लास कहाँ हुई थी? कल क्लास नहीं हो पाई थी, कल के वीडियो को डिलीट करवा दिया था मैंने, उसमें कुछ है नहीं। ठीक है, क्या आंसर बताना जल्दी से? हाँ बिल्कुल, नोट्स बनवा देंगे, नोट्स बनवा देंगे इसका। अरे यार सवाल तो दिखाओ। हाँ सवाल ठीक है, क्या आंसर है इसका? हाँ, पहले आप ये लिखो कि आपका जो फॉरेक्स रिजर्व होता है वो किस रूप में होता है। आपका जो फॉरेक्स रिजर्व है वो किस रूप में है सर, पहले आप ये लिख लीजिए। आपका सवाल देगा चुपके से आसान वाला, और गलती हो गई तो माथा पीटने के अलावा कुछ रहेगा नहीं। तो हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है किस रूप में होता है, कंपोनेंट्स क्या है इसके, कंपोजिशन क्या है इसका। पहला फॉरेन करेंसी होता है इसमें, ठीक है ना, पहला फॉरेन करेंसीज। कौन सी? हार्ड करेंसी। करेंसी होती है दो तरह की बाबू, करेंसी होती है दो तरह की। एक होता है आपका सॉफ्ट लुंजू पुंजू, दूसरा होता है हार्ड। हार्ड करेंसी का मतलब होता है वाइडली एक्सेप्टेबल। वाइडली, जैसे आपने देखी होगी एक मूवी वेलकम। वेलकम में नाना पाटेकर होते हैं, कैटरीना कैफ की शादी करानी होती है उनको, पता नहीं क्यों उनकी शादी नहीं हो रही होती। अचंभा की बात है। कहते हैं नाना पाटेकर, जिस पे हाथ रख दूं ना नहीं कहेगा। वैसे ही ये वाली करेंसी है, जिसको दे दूं ना नहीं कहेगा। सो दिस हार्ड करेंसी इज वाइडली एक्सेप्टेबल। क्लियर है? ये करेंसी स्टेबल होती है। क्या होती है? स्टेबल होती है। ये नहीं कि अप्रिशिएट कर रहा है, डिप्रिशिएट कर रहा है, वैल्यू खत्म हो गया, इतना लोचा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल US डॉलर, ठीक है ना, आपका जो पाउंड हो गया, ये सब जो आपके हो गए, ये सब आप क्या हैं? स्टेबल करेंसी हैं। एक आपका होता है सॉफ्ट करेंसी, फॉर एग्जाम्पल इंडिया की करेंसी, पाकिस्तानी करेंसी, बांग्लादेश का टका, ये सब क्या हैं? सॉफ्ट करेंसी हैं। दे आर नॉट वाइडली एक्सेप्टेबल। ठीक है, ये सभी के द्वारा एक्सेप्टेबल नहीं होता, और इनकी वैल्यू जो होती है ना ऊपर नीचे आती जाती रहती है। क्लियर है? हाँ चलो अगला। इज्जत है, शोहरत है, सभी बात है। ठीक है, तो यहां पर दूसरा क्या है? दूसरा आपका यहां पर है गोल्ड। तीसरा क्या है? SDR। ठीक है ना, ये सभी आपके फॉर्म करते हैं। SDR IMF का होता है, SDR ये IMF का होता है। बढ़िया। हाँ अच्छा सर, ये फॉरेन करेंसी आता कहाँ से है? ये जो फॉरेन करेंसी है आता कहाँ से है? सोर्स क्या है इसका? सोर्स क्या है भारत में फॉरेन करेंसी का? पहला है कैपिटल इनफ्लो। कैपिटल इनफ्लो, भारत में कोई निवेश करता है, FDI लेकर के आता है, FPI लेकर के आता है, ये सब। दूसरा एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, मान लो कि अनिल अंबानी को जरूरत पड़ गई पैसे की, मुकेश अंबानी को जरूरत नहीं है, छोटे भाई को जरूरत है। अनिल अंबानी को जरूरत पड़ गई पैसे की, वो जा करके विदेश से लोन लेकर के आएगा, वो क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। क्लियर है? तो यहां पर ये दो बातें हो गई, कैपिटल इनफ्लो हो गया, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग हो गया, ये सब। तो ये सब आपका फॉरेन करेंसी मतलब फॉरेन एक्सचेंज के रूप में ये सब जाकर के रिजर्व हो जाएगा। ठीक है, इसको जो करेंसी होता है, ये आपका जो रिजर्व होता है ना, इसको मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है RBI।
मेंटेन्ड कंट्रोल्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसके द्वारा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। कैसे सर? आरबीआई का कानून है, आरबीआई एक्ट 1935 ना 34 है कि 34 है, ठीक है ना, आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है ना। इसके तहत इसको दिया गया है पावर कि आप फॉरेक्स रिजर्व को आप मेंटेन कीजिए, ठीक है। भारत में 64% जो आपका फॉरेन करेंसी है वो सिक्योरिटीज के रूप में है। सर मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? हमारे पास जो डॉलर आता है ना बाबू, हमारे पास जो फॉरेन करेंसी आता है, इससे हम दूसरी कंट्री का सिक्योरिटी बाय कर लेते हैं। क्यों सर? आमदनी, हमारे खजाने में पैसा रखा रहे, कोई काम का है क्या? नहीं, उसका कहीं निवेश करो। क्या करो? उसे कहीं निवेश करो। तो जो फॉरेन करेंसी हमारे खजाने में पड़ा हुआ है, इसको हम क्या करते हैं बाबू? इसको हम लोग निवेश कर देते हैं। किसमें निवेश करते हैं सर? दूसरी कंट्री के ट्रेजरी बिल में। ट्रेजरी बिल शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होता है। क्या होता है? शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होता है। मतलब जब जरूरत पड़ी हमने तुरंत बेच करके पैसा अपना निकाल लिया, ठीक है। कुछ पैसा हमने निवेश कर दिया, कुछ पैसा दूसरे फॉरेन बैंक के तिजोरी में रख दिया। भारत के तिजोरी में नहीं, विदेशी बैंक है ना, उनकी तिजोरी में रख दिया, फॉरेन बैंक में डाल दिया। क्या किया? फॉरेन बैंकों में हमने डाल दिया। क्लियर है? और किया? हाँ, तो यहां पर ये आपके 64% हमारा इन्वेस्टेड है, मतलब मेजोरिटी तो हो गई। 50% पार किया तो मेजोरिटी पूरी हो गई ना बाबू, ठीक है। उम्मीद इसको लिख लिया होगा आपने, ठीक है। हाँ बतिया लो सब, कौन कानपुर में है, कौन कहाँ है। पढ़ाई कर लो बाबू, पढ़ाई कर लो, ठीक है, ठीक है। चलो आ जाओ। अब क्या कह रहा है सवाल? सवाल कह रहा था कि मेजोरिटी ऑफ द फॉरेन करेंसी एसेट है वो ट्रेजरी बिल के रूप में है। बिल्कुल सही। 64% जो है ना वो आपका सिक्योरिटी के रूप में है। पहला आपका सही है, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा सही है क्या? यहां पर क्या ये वर्ल्ड बैंक का है? नहीं, वर्ल्ड बैंक का नहीं ना है, ये तो आईएमएफ का है। आपका ध्यान होगा करेंसी पर, आपका ध्यान होगा क्लेम पर, यहां तो अपने ध्यान ही नहीं, ध्यान देना है। वर्ल्ड बैंक का नहीं है ना, ये आईएमएफ का है, इसलिए आपका दूसरा गलत हो गया। पहला वन ओनली इज द करेक्ट आंसर। वन ओनली आपका जो है वो सही है। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, मैंने पढ़ा दिया है वाला। एसडीआर जो है वो रिजर्व एसेट है, क्रिएट किया था आईएमएफ ने 1969 में। ये करेंसी नहीं है, ये कोई क्लेम नहीं है, बस जो मेंबर कंट्री हैं आईएमएफ के, उसके रिजर्व को सपोर्ट करने के लिए ये एसडीआर बनाया गया है, ठीक है। चलो दूसरा है, इनमें से कौन से राज्य ने हाल में ही खेलों को इंडस्ट्री स्टेटस प्रोवाइड किया है, उद्योग का दर्जा दिया है? इनमें से कौन से राज्य ने खेल को? हरियाणा, मिजोरम, मणिपुर, महाराष्ट्र। ये चिंदी करंट अफेयर है मगर पूछ लेता है कभी कभी, इसलिए मैंने इसको करवा दिया, क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमी को लिंक किया गया है स्पोर्ट्स से। इकोनॉमी को स्पोर्ट्स से लिंक किया गया है। बोलना क्या आंसर है इसका? दनादन जवाब दो, ठीक है, बढ़िया। आईएमएफ का अर्चना, ठीक है। ईश्वरी, सौम्या, इमराना, अमृत, शिवानी, सुधीर, बहुत अच्छे। सर प्लीज़ वीडियो बंद मत करना। वीडियो बंद क्यों करेंगे राहुल? ठीक है, मिजोरम है। अरे वाह कस्तूरी, बहुत बढ़िया। मिजोरम, तो मिजोरम जो है वो बी है आपका, सही आंसर है। मिजोरम के कैबिनेट ने कहा है कि हम खेल को इंडस्ट्री का दर्जा देंगे ताकि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें और जो खिलाड़ियों का पोटेंशियल है ना उसको अच्छे से हम यहाँ पर
कैप कर सके, टैप कर सकें। ठीक है, बढ़िया, मिजोरम है। ठीक है, अगला सवाल है जेनोबॉट। जेनोबॉट के बारे में सवाल है। ठीक है, ये आया था आपका इंडियन एक्सप्रेस में। जेनोबॉट क्या है? सवाल देखो यहां पर, जेनोबॉट रिसेंटली इन न्यूज व्हाट आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस बेस्ड सुपर कंप्यूटर, इंडिया का पहला ह्यूमनाइड रोबोट, दुनिया का पहला लिविंग रोबोट, हाफ ह्यूमनाइड रोबोट। बताओ क्या आंसर है? ध्यान से। ठीक है, सुमन आप आंसर लिखते रहिए। आपके जो मॉक हैं उसको देख लेंगे किसी दिन, समय मिले तो आप आंसर लिखते रहिए, उसको सुधार करते रहिए। अभी आप जो सेल्फ एवेल्युएशन है वो कीजिए, ठीक है ना, उसको देख लेंगे। हाँ, अरे वाह मिढ़क। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले बताया था यूएस में साइंटिस्ट ने नेम किया है मिलीमीटर वाइड रोबोट, उसका नाम रखा है जेनोबॉट, आफ्टर द स्पीसीज ऑफ एक्वेटिक फ्रॉग अराउंड सब साहारन अफ्रीका फ्रॉम नाइजीरिया टू सूडान। ठीक है ना, इसके नाम पर उन्होंने रखा है। ये क्या है? दुनिया का पहला लिविंग रोबोट है जेनोबॉट। बहुत ही छोटा रोबोट होता है ये वाला। सी इज द करेक्ट आंसर। बस याद रखो कहाँ बनाया है, यूएस के वैज्ञानिकों ने बनाया है। दुनिया का पहला लिविंग मशीन है, वो भी कोट में लिविंग मशीन लिखा गया है। ये बनाया गया है जो अफ्रीका के मेढक हैं उनके कोशिकाओं से। ये अपने आप मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये अपने आप मूव कर सकते हैं, ये टारगेट की ओर मूव कर सकते हैं, ये कुछ चीज़ों को उठा सकता है, ये खुद को हील कर सकता है, अपने आप को कहीं कट वट जाए उसको ठीक कर सकता है। लिविंग ही है एक तरह से। समझ गए बात? चलिए, 75% इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीज जूनोटिक, ये यूएन का रिपोर्ट है। अच्छा, इस एक लाइन को आप कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं सर? सबसे पहली बात ये जानो कि जूनोटिक बीमारी होती क्या है। जूनोटिक बीमारी वो बीमारी होती है जो जानवरों से इंसानों में आ सकती है। जूनोटिक मने से इंसानों में आ सकती है। क्लियर है? इसको बोलते हैं जूनोटिक बीमारी। तो 75% जो नई बीमारियां निकल रही हैं वो जूनोटिक टाइप की हैं, मतलब उनका रिजर्वायर पशु होते हैं। हम ज़्यादातर उनके आवास में घुस रहे हैं, इसीलिए हमें बीमारियां होती। क्या कमी है? खाने में कमी है क्या? रोटी है, गेहूं है, दाल है। अगर ज़्यादा मन भक्षी बने तो चिकन है, मछली है, कुछ और खा लो। ये वाइल्ड मीट का क्या क्रेज है, समझ रहे हो? तो यहाँ से आप मतलब कि ये क्या बोलते हैं उसको, जंगल से ही पकड़ के खाना है। सलमान खान गए थे गोली मारने क्या कहें। तो हाँ, तो यहाँ पर जो बीमारियां हैं इसको कैसे मिनिमाइज करें? ऑब्वियस सी बात है, इंटरफेयर ना करो उनमें। उंगली करोगे तो उंगली जलेगा, ऑब्वियस सी बात है। चलो, सवाल आपका है वन हेल्थ रिपोर्ट के बारे में। क्या ये एक इंटरनेशनल मूवमेंट है जो प्रमोट करता है हर्ड इम्यूनिटी को एज अ सॉल्यूशन फॉर कोविड-19? दूसरा, ये मानता है कि हेल्थ जो है लोगों का ये काफ़ी क्लोजली जुड़ा हुआ है जानवरों के हेल्थ से और हमारे इन्वायरमेंट से। मतलब कि हमारे जानवर सही रहेंगे तो हम सही रहेंगे, हमारा जब पर्यावरण सही रहेगा तो हम सही रहेंगे। यहाँ पर आपको एक टर्म मैं पूछना चाहता हूँ
कि बाबू ये हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, क्या बता सकते हो? हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? HERD इम्यूनिटी एक टर्म है, हर्ड इम्यूनिटी। पता है क्या होता है? हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? सर हमारे टाइम तक कोविड मैटर रहेगा क्या? तुम्हारा टाइम मतलब क्या? तुम तो जिंदा हो अभी, तुम्हारा ही टाइम है। अपना टाइम आ गया। अभी तक कह रहे थे अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आ गया। ठीक है, तो ढंग से घर में बैठे रहो, कहीं जाना वाना नहीं है। ठीक है, बीमारी की अगेंस्ट इम्यूनिटी। अरे ये तो इम्यूनिटी की तुमने डिफिनेशन दे दी। हार्ड इम्यूनिटी क्या होती है? हार्ड मतलब भीड़। आपको पता है कि कोविड हो रहा है तो उनमें एक एंटीबॉडी बन रही है। क्या बनता है? ध्यान से सुनिएगा, टॉपिक बता रहा हूं मैं एक। हार्ड इम्यूनिटी क्या होती है? हार्ड इम्यूनिटी ये क्या होती है सर? देखो, जितने ज़्यादा लोग बीमारी से ग्रसित होंगे, जितने ज़्यादा लोग बीमारी से इन्फेक्टेड होंगे, इन्फेक्टेड हुआ, उनके बॉडी में एंटीबॉडी बना, मतलब कि इनका बॉडी अब कोरोना से लड़ सकता है, ये अब इम्यून हो चुके हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे बीमारी फैलेगी वैसे वैसे नंबर ऑफ पीपल जिनमें एंटीबॉडी बना हुआ है उनकी संख्या बढ़ेगी। 100 लोग में से अभी 20 लोग को कोरोना है, 20 से बढ़ करके 40 लोग को कोरोना हो गया, फिर 60 लोग को कोरोना हो गया, 70 लोग को कोरोना हो गया, कुछ लोग टप के, कुछ लोग बचे हुए हैं। तो 70 लोग को कोरोना हुआ है और 30 लोग बचे हुए हैं अभी जिन्हें कोरोना नहीं हुआ है। तो ये लोग जो हैं जिन्हें एंटीबॉडी बन चुकी है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं इन माइनॉरिटी लोगों को जिन्हें नहीं हुआ है। इसको बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी। भीड़ के कारण जो इम्यूनिटी प्राप्त होती है छोटे मोटे लोगों को, उसको बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी। समझ के बात? कोई दिक्कत है? ठीक है, देखो दिखाता हूं। हार्ड इम्यूनिटी, ठीक है, देखो, रेसिस्टेंस टू द स्प्रेड ऑफ अ कंटेंजियस डिजीज विद इन अ पॉपुलेशन दैट रिजल्ट if a sufficiently high proportion of individual are immune to the disease। मैंने क्या बताया? 70 लोगों को कोरोना वायरस हो गया है, वो इम्यून हो गए हैं। तो अगर एक अच्छा खासा प्रोपोर्शन जनसंख्या का इम्यून हो चुका है तो बाकी जो लोग हैं उनको जो इम्यूनिटी मिलती है उसको बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं उसे। बढ़िया, समझ गए? कोई दिक्कत हुआ नहीं? जो भी लोग नए जुड़े हैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ओपन करना, वहां पर ऐड सुमंत सर्च करना, चैनल मिल जाएगा, वहां पर आप इसको चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा सारे वीडियोस और सारे पीडीएफ्स के लिए। ठीक है, बढ़िया। चलो आते हैं वापस सवालों पर। तो यहां पर क्या है? वन हेल्थ के बारे में कौन सी बातें सही हैं? चलो पढ़ते हैं इसको। पहला मैंने बताया आपको जूनोसिस या फिर जूनोटिक डिजीज के बारे में। ये वो बीमारियां होती हैं जो जानवरों से इंसान में आती हैं।
ठीक है ना, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगाई, पैरासाइट, वायरस, ये सब ट्रांसफर होता है इंसानों में जानवरों से। ठीक है, जैसे कोविड-19 ये भी आपका एक जूनोटिक बीमारी है। वर्ल्ड हेल्थ अप्रोच में करते क्या हैं कि जो हमारे अलग अलग सेक्टर हैं वो आपस में साथ मिलकर काम करते हैं ताकि पब्लिक हेल्थ को बेटर बनाया जा सके। पब्लिक हेल्थ क्या होता है? जो हेल्थ सर्विस आपको मिलती है, जैसे कि आपके यहाँ सरकारी डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, जैसे कि जो लोग हैं, मेडिकल सेवाएं हैं, तो ये सब आपस में मिल करके स्वास्थ्य सेवाओं को इम्प्रूव करते हैं। जो लोगों का स्वास्थ्य होता है उनके पर्यावरण के स्वास्थ्य से, जानवरों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ होता है। इसको कहते हैं क्या? वन हेल्थ अप्रोच। चूंकि जुड़ा हुआ है इसीलिए हम जानवरों में उंगली नहीं करेंगे, जो पर्यावरण में उंगली नहीं करेंगे उनको भी हम लोग बचा के रखेंगे, उनको भी हम लोग अच्छे से बचा के रखेंगे। इसे ही कहते हैं वन हेल्थ अप्रोच। तो आपका यहाँ पर पहला गलत है, इसका कोई मतलब नहीं है हर्ड इम्यूनिटी से। दूसरा सही है, दूसरा सही है, इसलिए आपका बी यहाँ पर करेक्ट है। 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़िया। सर, रशिया ने जो रेगुलेटरी अप्रूवल दिया है वो बिना 3 फेज के टेस्ट किए बिना दे दिया है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? बात यह है कि जो वैक्सीन बनाई है रशिया ने उसका पहले क्लिनिकल ट्रायल कर ले अच्छे से, तभी भारत में इंट्रोड्यूस होगा, है कि नहीं? या तो आप कर क्या सकते हैं, वो वैक्सीन आप उन लोगों को दे सकते हैं जो एकदम मरने की कगार पे है, एकदम जाने वाला है, तो उनको आप, वो तो वैसे जाने वाला है, उनको वैक्सीन दे दो, देखो कि बचता है कि नहीं बचता है, वैसे ट्राई कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये बातें हैं। चलो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2020, इसके बारे में सवाल दिया गया है। आपका ये जो दिवस है, वन सोल्यूशन आर इन नेचर, आवर सोल्यूशन आर इन नेचर, क्या ये थीम है इस साल की डाइवर्सिटी डे का? इट मार्क्स द डे द कन्वेंशन ऑन डाइवर्सिटी केम इनटू इफेक्ट। क्या हम उस दिन मनाते हैं जिस दिन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आपके इफेक्ट में आई थी? फैक्चुअल सवाल है, क्या बात है, सही बताना जरा मुझे जल्दी से। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अलग अलग तरह की होती है। आपको मैंने डेली टारगेट वाले में क्या पढ़ाया है? आपको मैंने क्लास 12th की जो ज्योग्राफी है वो मैंने कंप्लीट कराई है, कराई कि नहीं कराई है? क्लास 12th की जो ज्योग्राफी है बायोलॉजी वाली, उसके अंतिम में इकोलॉजी वाला टॉपिक है कि नहीं है? इसको मैंने कंप्लीट कराया है, इसको मैंने कंप्लीट कराया है। तो यहाँ पर आपको पढ़ाया गया था जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी के बारे में, है ना? तो डाइवर्सिटी भी अलग अलग तरह का होता है। ठीक है, बढ़िया। पुतिन अपनी बेटी को दिया है। पुतिन की वाइफ है ना, बहुत मारेगी उसको, कुछ हो गया तो बचेगा नहीं बेचारा। ठीक है, क्या आंसर है इसका? लिखना है इसको नोट्स के फॉर्म में, लिखना है इसको इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। क्लियर है? इसको सैंक्शन किया है यूएन ने, यूएन सैंक्शन। जैसे आपको इंटरनेशनल योगा डे है ना, योगा डे की तरह इसको भी यूएन ने सैंक्शन किया है। किस लिए सर? बायोडाइवर्सिटी के इश्यूज को प्रमोट करने के लिए, प्रमोट बायोडाइवर्सिटी। ठीक है,
कब मनाते हैं सर? ये 22 मई को हर साल मनाते हैं, 22 मई को हर साल मनाते हैं। इस साल की थीम है 2020 की थीम क्या है? ये थीम है आवर सोल्यूशन आर इन नेचर। आवर सोल्यूशन आर इन नेचर। हमारी समस्या NATURA, हमारी समस्याओं का समाधान जो है वो प्रकृति में ही है। हमारी समस्याओं का समाधान हमारी प्रकृति में ही है। क्लियर है? ये कहते हैं। बढ़िया। हाँ, पहले क्या हुआ था? पहले इसको मनाया जाता था जब आपका कन्वेंशन इफेक्ट में आया था। ठीक है, जब पहले मनाते थे जब ये क्या है, कन्वेंशन ऑन, कन्वेंशन CONVEN, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये जब इफेक्ट में आया था पहले मनाते थे, अब मनाते हैं जब ये एडॉप्ट किया गया था। ठीक है ना? इफेक्ट में आया था 29 दिसंबर को, पहले हम मनाते थे 29 दिसंबर को, अब मनाते हैं जब ये अडॉप्ट किया गया था। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, याद रहे तो बढ़िया, नहीं याद रहे तो उससे बढ़िया। बस याद रखो कि हम मनाते हैं इसको, UN सैंक्शनड है और इश्यूज़ को प्रमोट करता है ताकि हमारे बायोडायवर्सिटी को कंजर्व किया जा सके। इतना टेंशन की बात नहीं है, बस थीम याद रखना। ठीक है, बस इतना सवाल पूछेगा। क्लियर हो गया बात? क्या आंसर है इसका? आपका जो यहाँ पर पहला है वो सही है, दूसरा गलत है। क्यों सर? क्योंकि ये मनाते हैं तब जब यहाँ पर एडॉप्ट हुआ था, ना कि इफेक्ट में आया था। क्या आंसर हो गया आपका? A, वन ओनली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़िया, ठीक है। चलो एक सवाल और करते हैं। अगला सवाल हमारा है, UN कुडोस फॉर LGBTQI इनिशिएटिव इन मणिपुर। किया क्या? देखो ये न्यूज़ आई थी मई में 2020 में। ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर UN ने क्या किया है, मणिपुर का एक खुडोल कहते हैं, KHUDOL, खुडोल एक इनिशिएटिव है, इसको शामिल किया है दुनिया के टॉप 10 इनिशिएटिव में इंक्लूसिव फाइट अगेंस्ट द कोविड-19 पैंडमिक। कोविड-19 से लड़ने के लिए जो टॉप 10 इनिशिएटिव लिए गए हैं दुनिया में, उसमें से इसको भी स्थान दिया गया है। अब बात यह है कि ये है क्या? सवाल दिया है हमने, खुडोल के बारे में बताइएगा। क्या ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन का? दूसरा, क्या ये इंश्योर करना चाहता है खाना, स्वास्थ्य और हाइजीन LGBT कम्युनिटी का? बोलना क्या आंसर है इसका? सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़िया। तो ये जो आपका इनिशिएटिव है वो एक NGO है, उसका है, सरकार का इनिशिएटिव नहीं है। ये मणिपुर के एक NGO का इनिशिएटिव है। मणिपुर की एक NGO है, उसका इनिशिएटिव है। NGO का नाम है यो ऑल। ठीक है, तो आपका पहला गलत हो गया, दूसरा सही है। LGBT कम्युनिटी को खाना, स्वास्थ्य, हाइजीन ये सब प्रोवाइड करता है NGO का ये कार्यक्रम, तो इसीलिए ये इसको टॉप 10 में शामिल किया गया है। दूसरा यहाँ पर सही है, टू ओनली इज द करेक्ट आंसर। टू ओनली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं। चलिए हम लोग मिलेंगे अब कल सुबह में 9 बजे से।